मेरा नाम पलवशा है। भाई और भाभी की शादी के साथ ही मेरा निकाह भाभी के भाई से कर दिया गया। उन लोगों की काफ़ी ज़मीनें थीं, दौलत और जायदाद की कोई कमी न थी। हाँ, अगर कमी थी तो तालीम की। पूरा घराना अनपढ़ था, मगर उसके बावजूद बुज़ुर्गों के फैसले के आगे हमें हुक्म तस्लीम करना ही था। रुखसती के लिए 4-5 साल का वक्त लिया। दूसरी जानिब मेरी नंद से मेरे बड़े भाई की शादी करवाकर रुखसती करवा दी गई। हम सब इस रवाज में इस सख्ती से झगड़े हुए थे कि कोई बड़े बुजुर्गों के फैसलों के ना मानने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई और भाभी भी खुश थे। भाभी ने उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। खानदान में हलचल मच गई। रिश्ता मांगने वाले खुशामदों में जुट गए। भाभी के खूब नाज उठाए जा रहे थे। हर कोई इस आस में था कि उनके बच्चों का रिश्ता तय हो जाए। 9 महीने कैसे गुजरे मालूम ही ना हुआ। भाभी ने मेरे भतीजे को जन्म दिया। वो बहुत खूबसूरत और सेहतमंद था। उसकी हम उम्र उस वक्त कोई ना थी, इसलिए उसका रिश्ता रोक लिया गया। चंद महीने बाद हमारे खानदान में 2 रिश्तेदारों शहरोज और गुल मकई के यहाँ 2 बच्चियों ने जन्म लिया और दोनों ही चाहती थी कि मेरे बच्चे का रिश्ता उनके घर हो। बड़े बुजुर्गों ने शहरोना की बच्ची के हक में फैसला सुना दिया, क्योंकि शहरोना चंद दिन पहले बेवा हो गई थी और उसकी खुशी उसकी बच्ची से ही वाबस्ता थी। तो गुल मकई और उसके घर वाले जल भुनकर कबाब हो गए। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब कोई बच्चा गुल मकई की बच्ची से छोटा या बड़ा नहीं था। जाने कब किसी और के यहाँ बच्चा होगा तो क्या हालात होंगे। इन अंदेशों से घिरी गुल मकई ने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। अपने मकसद के लिए उन्होंने एक चाल चली। ख़ानदान में जब भी कोई तकरीब होती तो वो किसी न किसी बहाने मेरे भाई को शहरोना के पास भेज देती। कभी खाने का पूछने कि तुम्हारी समधन भूखी है, इखलाकन पूछ तो लो, तो शहरोना की बच्ची रो रही है, तुम ज़रा बाहर घुमा लो, आखिर तुम्हारे होने वाली बहू है। भाई अपनी सादगी में उसकी बात मान लेते। उनके दिल में कोई चोर नहीं था। यही हाल शहरोना का भी था। भाई चले जाते, इधर गुल मकई भाभी के सामने सारी सूरत हाल को ऐसे पेश करती कि भाई ज़रा संभाल के रखो अपने शौहर को। वैसे ही हमारे यहाँ मर्द दूसरी शादी करने का बुरा नहीं समझते। वो मिसालें देती और इन मिसालों में कुछ छुपा होता। उनकी एक सहेली है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी एक सहेली बेवा हो गई। वो और उसका शौहर अक्सर उनसे मिलने जाते थे। देखते ही देखते इस औरत ने ऐसा जादू किया कि उसका शौहर हाथ से निकल गया और वो बेवा शादी करके मज़े से जी रही है। अब वो कुड़ती रहती, वैसे तुम्हारे शौहर भी मिजाज के बहुत नरम है, शहरोना पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं, ज़रा ख्याल रखना। फिर उन्हें भाई और शहरोना को पास खड़े बात करते दिखाती और इशारा करती। भाभी भी गुल मकई की बातों का शिकार हो गई। उन्हें अपनी देखती आंखों और सुनते कानों पर यकीन होने लगा। उनके दिल में फिक्र की चिंगारी धकने लगी। अपने ख्यालात को झटक कर वो कहती कि ये कैसे मुमकिन है, हम तो रिश्ता तय कर चुके हैं अपने बच्चों का, अब वो इससे शादी नहीं कर सकते। जिस पर गुल मकई कहती कि अभी शादी हुई नहीं, बच्चों की सिर्फ बात हुई है, रिश्ता तो ख़त्म हो सकता है। इससे पहले कि दोनों अपना रिश्ता बना लें, तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो और शहरोना से ताल्लुक़ ख़त्म करो। मेरे भाई पर शहरोना के इश्क का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था, जिस पर भाभी को यकीन हो गया था। गुल मकई ने इस तरकीब से भाभी के दिल में शक डाला कि धीरे धीरे ये शक उनके अंदर लावे की तरह पकने लगा। भाभी हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी। हम समझते रहे कि शायद कमज़ोरी और बच्चे की रात भर जगाने की वजह है, मगर उनके दिलो दिमाग में शक पूरी तरह जगह बना चुका था। मैं 16 साल की हो चुकी, मगर इन हालात को समझने से कासिर थी, जिनकी वजह से घर का माहौल और रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों के बाइस भाई के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा था। घर के माशी हालात भी ख़राब होने लगे। भाभी के शक के नाग ने एक बार फिर सर उठाया और वो समझने लगी कि भाई सारे पैसे शहरोना को दे आते हैं। भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। वो अपनी ज़िद पर कायम थी कि शहरोना की बच्ची की जगह गुल मकई की बेटी से हमारे बच्चे का रिश्ता होना चाहिए और अब आप शहरोना से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, कहीं मिलेंगे भी नहीं, बात नहीं करेंगे। भाई भी कारोबारी घाटे की वजह से परेशान थे। भाभी के बार बार शक ने उन्हें गुस्से से पागल कर दिया और इसी गुस्से में उनका हाथ उठ गया। बात बढ़ती ही चली गई। भाभी अपने मैके जाकर बैठ गई और एक दिन भाभी ने मेरे भतीजे को दूध में जहर पिलाकर खुद भी पी लिया। उनकी मौत की इत्तला आई कि भाभी ने खुदकुशी कर ली थी। साथ में मेरे भाई के लिए ख़त में पैगाम छोड़ा कि मैं आपकी अब सारी मुश्किलात ख़त्म कर रही हूँ,
आप शहरोना से आसानी से शादी कर सकते हैं। ना अब हमारा बच्चा है और ना ही मैं। आप भी आज़ाद हैं और शहरोना भी। इसकी बेटी को ही बाप का प्यार दिया, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में उनकी जान ले गया था। कई महीने इसी परेशानी में गुजर गए। भाई का गम सबको दुख रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। भाई मेरी वजह से परेशान रहने लगे थे। अब वो बस यही सोचते कि मेरा क्या होगा। क्या उनका साला यानी मेरा शौहर असलम खान मुझे अपनाएगा? क्या मेरे ससुराल वाले मुझे कबूल करेंगे? भाई ने फैसला बुजुर्गों के सुपुर्द कर दिया। बुजुर्गों ने असलम खान के घर वालों से बात की तो वो इस शादी पर रजामंद नहीं थे, मगर असलम खान मुझे हर सूरत पाना चाहता था। उसने सबके सामने मेरी चाहत का इकरार किया और यहाँ तक कहा कि मुझे ज़रूरत पड़ी अलहदा घर ले लूँगा। मेरे मैके वालों ने मानते हुए मेरी रुखसती कर दी। अल्लाह का नाम लेकर मैं इस घर में आ गई। मैं जानती थी कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहले दिन ही असलम खान ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, जब मुझे एक स्टोर में फेंक दिया गया कि अब तुम सारी ज़िंदगी मेरी ग़ुलामी करोगी और मैं दूसरी शादी करके चैन की ज़िंदगी गुजारूंगा। तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। तुम्हें कभी भी बीवी का कोई हक नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे भाई को ऐसे ही तड़पता देखना चाहता हूँ जैसे तुम लोगों ने मेरी बहन को तड़पाया था। जब जब तुम रोगी मुझे सुकून मिलेगा और मैं सोचती रहेगी कि इस सारे किस्से में कहाँ मैं कसूरवार थी। क्या औरत होना ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है? मैं अंदर से टूट चुकी थी। सारा दिन उनकी खिदमत में जुटी रहती कि शायद उनके दिल में मेरी हमदर्दी और मोहब्बत से जगह बन जाए और वो लोग मुझे दिल से कबूल कर लें। मगर इज्जत नाम की कोई चीज़ तो दूर की बात, कोई मुझसे बात करना भी पसंद ना करता। मेरी हैसियत इस घर में एक कैद बामुशक्कत काटने वाले मुजरिम की सी हो गई थी। जिंदा रहने के लिए खाना भी कम ही मिलता, जबकि अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता। किसी छोटी सी गलती की सज़ा पर अक्सर मारपीट होती। मेरा जिस्म भी आदी हो चुका था, इसलिए नील पड़ते और चोटें दिखने के बावजूद बुखार ना होता। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जानती थी सिवाय दुखी होने के वो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे घर वालों को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मुझे उनसे मिलने के लिए जाने की भी इजाज़त नहीं थी। एक दिन अचानक भाई मेरे घर आए तो मेरा हर जगह से सूजा हुआ चेहरा और फटे हुए होंठ, जबकि आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बिखरे हुए बाल, मैले कपड़े, उन्हें मेरे ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना गए। मेरी हालत देखकर वो अफसुर्दा हो गए, जबकि मुझे उनकी हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वो बीमार लग रहे थे। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। भाई ने पंचायत के सामने एक बार फिर सारी बात रख दी और मुझे घर वापस ले आए। मैं उन्हें और वो मुझे ज़िंदा देखना चाहते थे। इन सारे हालात के सबब बाबा का टेंशन से ब्रेन हैमरेज हो गया और वो हमें हमेशा के लिए इस रस्म व रिवाज के दलदल में धंसने रहने के लिए छोड़ गए, जबकि अम्मा दिल की मरीज़ा बन गई। कई साल यूं ही गुजर गए। अम्मा भी हमें इस उलझन से निकाले बगैर मुल्क अदम सुधार गई। भाई को कराची शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं भी उनके साथ कराची आ गई। अब हम दोनों बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। सारी बरादरी तो है, मगर हम दोनों तन्हा हैं। वही बरादरी जिसकी जाहिलाना रस्म की वजह से हमारी ज़िंदगियां जहन्नुम बन गई हैं। जाने कब तक रस्म व रिवायात के नाम पर हवा की बेटियां इस अजियत के दलदल में ज़िंदगियां बर्बाद करती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।